हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। फिर से मैं आप लोगों के समक्ष फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूँ। आज मैं आप लोग को हिंदी के अंतर्गत आने वाले उपसर्ग बताऊंगा दोस्तों, जो कि हमारे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित बनता ही है। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का उपसर्ग। ठीक, याद रख, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा, चर्चा का विषय आज रहेगा आप लोग का क्या, उपसर्ग। याद रखना उपसर्ग। ठीक, इंग्लिश में कहा जाए तो प्रीफिक्स। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाए तो प्रीफिक्स याद रखना। याद है ना प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जी प्रत्यय जो सामने में जुड़ता है। आप लोग आज तक यही सीखे होंगे, सामने में जुड़ता है उपसर्ग है और अंत में जुड़ता है वो प्रत्यय है, यही सीखे हो। आज देखो रियल में उपसर्ग होता क्या है, लिखते चलना, याद करते चलना, क्लास बहुत मज़ा आने वाला है। चलो देखो, तो सबसे पहले उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग, पहला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में क्या बनेगा, उपसर्ग कौन सा शब्द है। ठीक है, उपसर्ग कौन सा शब्द है। उपसर्ग हमारा एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। तो यौगिक शब्द के अंतर्गत में हम लोग ये समझ सकते हैं आप लोग का समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आता है, यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है। क्लियर है। तो जिसमें का आप लोग का देखेंगे तो उपसर्ग हमारा क्या है आप लोग का, एक, हाँ, उपसर्ग एक यौगिक शब्द है भाई, एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द है, याद करने चलना और लिखते भी चलना। ठीक है, उपसर्ग एक यौगिक शब्द है। अब देखते हैं कि उपसर्ग रियल में बना कैसे है। ये हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना होगा बताओ तो। उपसर्ग ये हमारा 2 पदों से मिलकर बना है, अर्थात 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है उप और दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ होता है आप लोग का समीप, समीप अर्थात पास में, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, निर्माण करना। ठीक है, सर्ग का मतलब क्या होता है जी, सृष्टि करना। सृष्टि याद रखना, सृष्टि करना या निर्माण करना, याद रहेगा। ये होता है उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना। अर्थात हम देखें इसका उपसर्ग का अर्थ देखें, तो अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ में हो जाएगा किसी भी शब्द, ठीक है, किसी भी शब्द के समीप में आकर एक नए शब्द का सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना, क्या कहलाएगा, उपसर्ग है। ठीक है ना। अर्थ केवल अर्थ याद रखना। अर्थ में क्या बोलना है, किसी भी शब्द के समीप में आकर जुड़ना क्या कहलाता है, कहलाता नहीं है, अर्थ बताना है, अर्थ समझना है। अभी तो परिभाषा में कहते हैं उसको बताएंगे, अर्थ पहले समझना है। अर्थात किसी भी शब्द के समीप में आकर जुड़ना ही है इसका अर्थ। क्लियर है। किसी भी शब्द के समीप, किसी भी शब्द के समीप आकर या जुड़कर, समीप जुड़कर नया शब्द बनाना होता है। नया शब्द का क्या करना होता है, निर्माण करना होता है। नए शब्द का निर्माण करना होता है। ठीक ना, यही उसका अर्थ होता है। उपसर्ग का मैं अर्थ बता रहा हूँ, परिभाषा नहीं बता रहा हूँ। तो उसका अर्थ समझना, किसी भी शब्द के समीप में आकर या पास में आकर जुड़कर एक शब्द का निर्माण करना क्या कहलाएगा, नए शब्द का निर्माण करना है ना, नए शब्द का निर्माण करना इसका अर्थ है। अगर देखा जाए, हम देखें इसका परिभाषा, देखें परिभाषा, किसका परिभाषा देखें जी, उपसर्ग का परिभाषा देखें। तो उपसर्ग का परिभाषा देखेंगे तो सबसे पहले याद रखना, ये शब्दांश, शब्दांश प्लस शब्द, शब्द बराबर बनता है नया शब्द। क्या बनता है, नया शब्द। इसी के बराबर क्या होता है, उपसर्ग होता है। शब्दांश प्लस शब्द बराबर नया शब्द। शब्दांश किसे कहेंगे, किसी भी शब्द का एक छोटा सा अंश, उसको शब्दांश कहते हैं। ठीक है। अब देखो शब्दांश क्या है, मान के चलो मैं समझा रहा हूँ, ये मैं लिख दिया, आप लोग को समझना, ये लिख दिया पराजय, ये हमारा एक शब्द है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक शब्द है। शब्द को यदि मैं 2 भाग में तोड़ूं, परा प्लस जय, तो ये परा क्या हो गया हमारा, शब्दांश हो गया। क्या हो गया जी, शब्दांश हो गया। और जय क्या हो गया हमारा, मूल शब्द हो गया। क्या हो गया, मूल शब्द। अर्थात परा हमारा क्या बन गया, शब्दांश बन गया, मतलब मूल शब्द के एक अंश बन गया, शब्दांश बन गया। ठीक है। और जय हमारा क्या बन गया, मूल शब्द। और इन दोनों को मिलाकर हमारा जो शब्द बन जाएगा उसको क्या कहेंगे, तो जो पराजय बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक नया शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नया शब्द।
उपसर्ग नहीं कहेंगे, नया शब्द कहेंगे। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग हमारी शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है बातें? उपसर्ग जैसे कि मान के चलो मैं लिख दिया ये हमारा भिन्न है, क्या है? भिन्न, और भिन्न के सामने में लिख दिया वि। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नया शब्द क्या बन जाएगा? विभिन्न बन जाएगा ना भाई, विभिन्न। तो विभिन्न हमारा नया शब्द, और भिन्न हमारा मूल शब्द, और वि हमारा शब्दांश। ठीक है, तो शब्दांश किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करना है, क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। क्लियर है बातें? और शब्दांश को ही हम लोग एक छोटे से अर्थ में उपसर्ग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपसर्ग। अर्थात किसी भी शब्द के पहले लग रहा है ना, पहले मतलब प्रीफिक्स, तो किसी भी मूल शब्द के पहले क्या लग रहा है? हमारा शब्दांश लग रहा है। यही शब्दांश हमारा किसका अर्थ होता है? उपसर्ग। अर्थात हम लोग शब्दांश को क्या कह सकते हैं? उपसर्ग कह सकते हैं। क्लियर है बातें? इतना समझना। तो हम लोग 3 बातें सीखें। क्या क्या बातें सीखें? एक याद रखना, सबसे पहले शब्दांश। ठीक है, शब्दांश के बाद क्या सीखे? शब्द। और शब्द सीखे तो कौन सा शब्द? मूल शब्द। तो मूल शब्द का परिभाषा क्या है जानना जरूरी। ठीक है, क्या समझना है? मूल शब्द पहले समझना है। मूल शब्द के बाद जब दोनों से मिलकर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एक नया शब्द बन जाएगा। तो 3 चीज़ें सीखनी है, शब्दांश, शब्द अर्थात मूल शब्द और नया शब्द। ठीक है, तो शब्दांश, मूल शब्द और नया शब्द तीनों को सीखना है। ठीक है, तीनों को सीखना है, बता रहा हूँ। तो इस तीनों को सीखेंगे तभी हमारा उपसर्ग क्या होगा? क्लियर होगा, अच्छे से समझ आएगी। चलो मिटा दो इसको। चलो, तो यह उपसर्ग एक यौगिक शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। अर्थात किसी भी शब्द के समीप में आकर जुड़कर एक नए शब्द का सृष्टि करना उसका अर्थ है। लेकिन अब परिभाषा देखेंगे हम लोग। परिभाषा में आप लोग को बताया, परिभाषा जानने से पहले मैं क्या बताता हूँ, सुनना। मैं परिभाषा बताने से पहले आप लोग को मैं जिक्र किया था मूल शब्द का। किसका? मूल शब्द। तो मूल शब्द क्या है ये पहले जानना है। तो शब्दांश, मूल शब्द का परिभाषा सुनो। शब्दांश जिस शब्द में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। तो शब्दांश सीखा है ना, शब्दांश। शब्दांश जिस शब्द में जुड़ता है, जिस शब्द में जुड़ता है, जिस शब्द में जुड़ता है क्या है जी? मूल शब्द है। शब्दांश जिस शब्द में जुड़ता है क्या है आप लोग का? मूल शब्द है। जैसे कि मैं लिख दिया शब्दांश में, जैसे कि अब देखो, जैसे कि लिखा था मैं जय। जय हमारा एक मूल शब्द है। ठीक, जय हमारा एक मूल शब्द है। तो जय मूल शब्द है हमारा एक, तो इसके साथ मैं जो जोड़ूंगा शब्दांश को जोड़ूंगा। तो क्या शब्दांश जोड़ूँ? कोई भी है ना, इसमें परा लिख दूँ। ठीक है, अ भी कर सकता हूँ, अजय भी हो जाएगा। ठीक है, परा भी कर सकता हूँ। तो जो मूल शब्द के साथ जुड़ेगा वही क्या है आप लोग का? शब्दांश है। जो मूल शब्द के साथ जुड़ेगा वो शब्दांश है। लेकिन शब्दांश अर्थात ये शब्दांश जिस मूल शब्द के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये हमारा मूल शब्द है। कहने का मतलब तात्पर्य, शब्दांश जिस शब्द के साथ जुड़ेगा वो क्या है? मूल शब्द है। अर्थात जय के साथ क्या जुड़ेगा? परा, है ना। तो जय के मतलब जय के साथ परा जुड़ेगा तो जय क्या है? हमारा मूल शब्द है। अर्थात शब्दांश जिस शब्द के साथ जुड़ेगा वो क्या है? मूल शब्द है। आप लोग को है ना, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाए? शब्दांश बना। ये शब्दांश है पराजय, मतलब परा, और प्लस है तो प्लस, जय हमारा क्या बन गया? मूल शब्द बन गया। और दोनों से मिलाकर नया शब्द क्या बन जाएगा? पराजय। तो यह हमारा बन गया शब्दांश, है ना। शब्दांश हमारा परा बन गया ना भाई, ये परा शब्दांश। तो शब्दांश प्लस मूल शब्द बराबर नया शब्द। ठीक है ना भाई, इतना क्लियर हुआ। शब्दांश किसे कहते हैं? मूल शब्द से पहले लगने वाले अंश, शब्द के अंश को शब्दांश कहते हैं। ठीक है, और मूल शब्द किसे कहते हैं? शब्दांश जिस शब्द में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। और शब्दांश प्लस मूल शब्द से मिलकर बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? नया शब्द कहते हैं। अर्थात इन्हीं चीज़ से हमारा क्या बनेगा? आप लोग का उपसर्ग का परिभाषा बनेगा। तो उपसर्ग का परिभाषा क्या बनेगा? देखो तो, ऐसे शब्दांश जो किसके साथ? मूल शब्द के साथ।
ठीक है, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के साथ मिलकर या जुड़कर, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के साथ जुड़कर एक नए शब्द का क्या करता है, सृष्टि करता है, निर्माण करता है। एक नए शब्द का निर्माण करना ही क्या कहलाता है जी, उपसर्ग कहलाता है। अब समझ में आया, उपसर्ग कहलाता है। क्लियर है बातें, उपसर्ग कहलाते हैं। और इस उपसर्ग विधि से बनने वाला शब्द क्या होता है, नया शब्द होता है। ठीक है, तो याद रखना जो भी शब्द बनेगा किस विधि से बनेगा, उपसर्ग विधि से बनेगा। अर्थात उपसर्ग विधि हम लोग सीख गए भाई, तो जो भी शब्द बनेगा किस विधि से बनेगा, उपसर्ग विधि से बनेगा। क्लियर है, तो याद रखना जब भी हमारा शब्दांश या मूल शब्द बराबर क्या बनता है, नया शब्द। तो जब भी नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा, नया शब्द बनेगा, तो इस दुनिया में कहीं भी रहे वो केवल 3 अर्थ ही देगा। कितना अर्थ देगा, 3 अर्थ। इस दुनिया में जो भी नया शब्द बनेगा, शब्दांश प्लस मूल शब्द से मिलकर जो नया शब्द बनेगा, अर्थात कहने का मतलब तात्पर्य, जब हमारा उपसर्ग विधि से बनने वाला नया शब्द हमेशा 3 अर्थ देता है। वो 3 अर्थ में से केवल एक अर्थ ही देगा। 3 शब्द बनेगा, वो क्या क्या बन सकता है 3 शब्द में, या तो वो समानार्थी बनेगा, क्या बनेगा, समानार्थी बनेगा, या तो वो विलोमार्थी बनेगा, क्या बनेगा, विलोमार्थी बनेगा। ठीक है, विलोमार्थी बनेगा, या तो नया अर्थ वाला शब्द बनेगा, क्या बनेगा, नया अर्थ वाला। जो भी नया शब्द बनेगा ना, शब्दांश प्लस मूल शब्द बराबर नया शब्द बनेगा। कहने का मतलब उपसर्ग विधि से जो भी नया शब्द बनेगा वो केवल 3 में से केवल एक ही अर्थ देगा, 3 में से एक अर्थ देगा। देने को तो तीनों अर्थ देगा, लेकिन तीनों में से केवल वो एक ही अर्थ देगा। या तो वो समानार्थी देगा, या तो विलोमार्थी देगा उल्टा, या तो ये नया अर्थ देगा, कुछ नया। ठीक है, तो देखो ये 3 ही अर्थ देगा। तो 3 अर्थ में से क्या क्या एक ही अर्थ देता है, देखते हैं। 3 अर्थ में से केवल वो एक ही अर्थ देगा। जैसे कि मैं समझाता हूँ, समझना, इतनी बात समझ आई। ठीक है, देखना 3 अर्थ देगा तो कैसे कैसे अर्थ देगा, मैं लिख के बता रहा हूँ, समझना। पहले समझना है, क्या समझना है, किस विधि से, उपसर्ग विधि से। उपसर्ग विधि से बनने वाले कौन सा शब्द, विधि से बनने वाले, उपसर्ग विधि से बनने वाले नए शब्द के 3 अर्थ में से केवल एक अर्थ निकलता है। 3 अर्थ में से केवल जी एक अर्थ निकलता है। तो वो 3 अर्थ पहले जानना पड़ेगा। तो 3 अर्थ में से केवल एक अर्थ निकलता है। तो 3 अर्थ क्या क्या है, याद रखना। पहला याद रखना आप लोग को, समानार्थी। समान अर्थ जानते हो ना, जैसे कि जल का नीर, नीर का पानी। ठीक है, ये समानार्थी शब्द। समानार्थी के बाद याद रखना है विलोमार्थी। याद रखना है विलोमार्थी। विलोमार्थी मतलब उल्टा, जैसे कि सूखा का गीला, कठोर का कोमल, उल्टा अर्थ निकलेगा। ठीक है, समानार्थी के बाद एक नया अर्थ निकलेगा, तीसरा नया अर्थ निकलेगा। जो भी शब्द बनेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, नया अर्थ। तो 3 में से केवल जब नया शब्द बनेगा ना, तो तीनों में से केवल वो एक ही अर्थ देगा। जैसे कि मान के चलो, मैं देखो, लिखना समझना। एक शब्दांश होता है, दूसरा क्या होता है, मूल शब्द होता है। मूल शब्द के बाद हमारा क्या बनता है, नया शब्द। यही बनता है ना भाई, पहला शब्दांश प्लस मूल शब्द बराबर नया शब्द बनता है। ठीक है, तो याद रखना। मान कर मैं मूल शब्द लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, मूल शब्द। चलो, तो मूल शब्द ले लिया, मान के चलो मैं, ये हमारा मूल शब्द, मैं ले लिया जय मूल शब्द लिया, जय ले लिया। उसके बाद ले लिया मैं भिन्न ले लिया। एक ले लिया मैं हार, क्या ले लिया, हार। एक ले लिया मैं शेष। ये सभी क्या है, हमारा मूल शब्द है। ठीक है, अब इसके सामने हमें क्या जुड़ना रहता है, शब्दांश जोड़ना रहता है। इसके बाद बनकर क्या बनता है, नया शब्द बनता है। तो जो ये नया शब्द बनता है, अर्थात हमारे उपसर्ग विधि से बनता है। उपसर्ग विधि से बनने वाला नया शब्द मतलब यही नया शब्द। तो यही नया शब्द कितना अर्थ देगा, तीनों में से केवल एक अर्थ देगा। ठीक है, तो जो ये दोनों से बनने वाले शब्द रहेंगे,
दोनों से जो बनने वाले शब्द रहेंगे अर्थात शब्दांश प्लस मूल शब्द से नया शब्द जो बनेगा अर्थात उपसर्ग विधि से जो नया शब्द बनेगा वो केवल हमारे तीनों में से केवल एक अर्थ देगा। ठीक है, तो एक अर्थ कैसे देगा? जैसे अब शब्दांश में हम कुछ जोड़े, शब्दांश परा प्लस ज हो जाएगा। अब भिन्न में मैं लगा दूँ वी शब्दांश लगा दूँ, हार में मैं प्रह लगा दूँ, ठीक है, और शेष में मान के चलो मैं वी लगा दूँ। समझ रहे हो? इस प्रकार से मैं शब्दांश और मूल शब्द के साथ अर्थात इस मूल शब्द के साथ ये उपसर्ग मैं लगा दूँ, ये उपसर्ग मैं लगा दूँ तो नया शब्द क्या बन जाएगा हमारा? ये पराजय बन जाएगा ना। तो जय का क्या बना भाई? जय का है ना क्या बना? जय का क्या बन गया? जय का क्या बना? पराजय। तो जय का पराजय बना तो हमारा उल्टा बना ना। जय मतलब जीत होता है और पराजय मतलब हार होता है, तो उल्टा शब्द बना अर्थात विलोम शब्द बना। या तो विलोम बनेगा या तो समानार्थी बनेगा, नया अर्थ बनेगा, तीनों में से एक बनेगा। तो एक बना हमारा क्या? उल्टा बन गया विलोमार्थी। तो जय बना है मतलब उल्टा उसका पराजय। क्लियर है बातें? अब दूसरा देखो, ये भिन्न बना, विभिन्न, विभिन्न बना ना। तो विभिन्न कौन सा शब्द का विभिन्न बना है? भिन्न शब्द का। तो भिन्न का विभिन्न क्या होता है? समान ही होता है। भिन्न मतलब भी अलग, विभिन्न मतलब भी अलग, तो समानार्थी बन गया। अर्थात हमारा भिन्न का क्या बन गया? भिन्न शब्द का क्या बन गया जी? विभिन्न। तो विभिन्न हमारे एक प्रकार का क्या कौन सा समानार्थी शब्द बन गया। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? जब भी नया शब्द बनेगा तो तीन में से केवल एक अर्थ देगा, या तो समानार्थी बनेगा, या तो विलोम अर्थ बनेगा, या तो नया शब्द बनेगा, नया अर्थ देगा। तो नया अर्थ में देखो आप प्रहार याद रखना, प्रहार। तो हार हमारा, हार मतलब समझते हैं, हार मतलब एक गले का हार होता है, एक हमारा हार जीत वाला हार होता है। तो हार मतलब, तो हार में मैं प्र लगा दूँ, तो प्र लगा दूंगा तो प्रहार हो गया। तो किस प्रकार का प्रहार? बम का प्रहार, कि गोली बारूद का प्रहार, कि ढेले से प्रहार। समझ आ रहा है? एक अलग अर्थ दे रहा है ना, प्रहार मतलब प्रहार, तो एक अलग अर्थ दे रहा है ना। तो ये हमारा बन गया, हार का क्या बन गया? प्रहार बन गया। समझ आए ना? नया अर्थ वाला। चाहे शेष का देखो, शेष का क्या बन गया? विशेष। शेष मतलब बचा हुआ सामान, शेष मतलब बचा हुआ सामान, तो उसको मैं विशेष वी लगा दिया तो क्या बन गया? विशेष, अर्थात स्पेशल बन गया, एक नया अर्थ दे दिया वो। ठीक है ना? इस प्रकार जब हमारा उपसर्ग से जब कोई शब्द बनता है तो तीन अर्थ ही देगा, या तो समानार्थी बनेगा, या तो क्या बनेगा? विलोमार्थी बनेगा, या तो आप लोग का नया अर्थ बनेगा। ठीक है? इस प्रकार उपसर्ग का ये हमारे कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए पढ़ना, अब कॉन्सेप्ट, अब आगे पढ़ते हैं। अब परिभाषा देखेंगे, कितने प्रकार होता है, कैसे कैसे उपसर्ग लगता है, कहाँ पर लगता है, कैसे सबको समझते चलते हैं। क्लियर है? इस प्रकार अब हमें आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दो। चलो अब उपसर्ग का परिभाषा समझ में आ गया। अब परिभाषा बना सकते हो। किसी भी मतलब ऐसे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है? उपसर्ग कितने प्रकार का होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आप समझना, उपसर्ग आप याद करना। ठीक? उपसर्ग में समझा दिया पहले। अब पहले इसका परिभाषा समझना, डिफिनेशन, परिभाषा में क्या? ऐसे शब्दांश, ठीक है, ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर या मिलकर एक नए शब्द का क्या करता है जी? एक नए शब्द का निर्माण करता है या सृष्टि करता है। क्या कहलाता है? निर्माण करना ही आप लोग का उपसर्ग कहलाता है। ठीक है? जैसे कि शब्दांश में लिखा जाए तो जैसे कि मैं लिख दिया शब्दांश के अंश वि, और मूल शब्द में लिख दिया मैं भिन्न, तो क्या बन गया नया शब्द? विभिन्न। ठीक है? अगर मैं लिख दिया जैसे कि मैं जय लिख दिया मूल शब्द, इसके साथ में परा जोड़ दिया। ठीक है? तो ये हमारे यही उपसर्ग है, जो किसी भी शब्द के पहले जो लग रहा है ना, ये उपसर्ग है। ठीक है? ये लिख जगह पराजय हो जाएगा। ठीक है? जैसे कि मैं फिर से लिखूँ, प्र लिख दिया और साथ में हार में मूल शब्द हार है हमारा, तो हार प्र क्या हो जाएगा? ये प्रहार हो जाएगा। जैसे कि मैं लिख दिया शेष में मैं वी लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ठीक है? और ये हमेशा तीन में से तीन अर्थ देता है, तीन में से एक आप लोग को बताया पहले, देख लेना, समझ लेना। इस प्रकार हमारे उपसर्ग होते हैं, अर्थात शब्दांश होता है, यही शब्दांश है। वी, परा, प्र, वी, इसी सब को हमें याद करना है। ठीक है? इस प्रकार उपसर्ग
उपसर्ग हमारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या उपसर्ग? देखो, पहला उपसर्ग याद रखना है आप लोग को तत्सम। ठीक है जी, तत्सम, तत्सम याद रखना है। दूसरा तत्सम के बाद याद रखना है तद्भव। ठीक, उसके बाद याद रखना है विदेशी। ठीक है, तत्सम, तद्भव, विदेशी। ठीक है, तो तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द से होती है। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द से होती है क्या कहलाती है? तत्सम कहलाती है। ठीक है, तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द। तत्सम को मैं क्या बोल सकता हूँ? संस्कृत के उपसर्ग बोल सकता हूँ। अब तो ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति है ना संस्कृत के शब्द से होती है या उत्पन्न होती है, संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। समझ मिला ना? तो ऐसे 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 शब्द जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? संस्कृत के शब्द से होती है। संस्कृत के शब्द से, तो संस्कृत के शब्द से होती है क्या कहलाती है? संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग बोलो चाहे तत्सम से उपसर्ग बोलो। ठीक है, इसकी संख्या मोटी मोटा अगर लगभग मानोगे तो इसकी संख्या 21 से 22 होती है। ठीक, उपसर्ग तत्सम अर्थात संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ठीक, 21 से 22 ये हो गया। अब हम लोग समझ गए तत्सम, तत्सम के उपसर्ग सीख गए। अब देखो तद्भव के उपसर्ग। देखो किसके उपसर्ग? तद्भव। तद्भव मतलब हिंदी। तद्भव मतलब हिंदी याद रखना है। तो हिंदी याद रखना है तो क्या हो जाएगा? तद्भव में याद रखना है ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हो गई? हाँ, जिसकी उत्पत्ति हमारे हिंदी भाषा से होती है और ये संस्कृत भाषा से। ठीक है, ये हमारे हिंदी भाषा से उत्पन्न होते हैं। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हिंदी भाषा से होती है क्या कहलाती है? तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग बोले तो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। इनकी संख्या का आप लोग को याद करनी है तो लगभग 13 याद रखना। कितना? 13 याद रहेगा। 13। ठीक, फिर याद रखना विदेशी। विदेशी को हम लोग विदेशी उपसर्ग को हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे? एक याद रखना आप लोग उर्दू और दूसरा याद रखना अंग्रेजी। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश जी, इंग्लिश। ठीक है, उर्दू और अंग्रेजी। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति उर्दू, अरबी, फारसी से उत्पन्न हो। ठीक है, ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति उर्दू, फारसी या अरबी भाषाओं से होती है क्या कहलाता है? उर्दू के उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, चाहिए हमारी इसको 2 भागों कर सकते हो। जैसे कहना चाहिए अरबी और फारसी, ये इसी चीज़ का भाग है भाई। किसका भाग है? उर्दू का। ठीक है, इसकी संख्या देखा जाए तो 19 होती है, लगभग 19 होती है, 18 से 19। अंग्रेजी याद रखना। अंग्रेजी के उपसर्ग में हमें 6 याद रखना है, मोटी मोटा, तो सभी उपसर्ग बन जाएगा अंग्रेजी के। जैसे कि सब बोलते हो ना, सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर के सामने क्या लगा है? सब। जैसे कि बोलते हैं वॉइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के सामने क्या लगा? वॉइस। इस प्रकार से हमारे 6 हमें जानना है। हेड मास्टर बोलते हो, हेड मास्टर, तो हेड हमारा क्या है? इंग्लिश के है, वो उपसर्ग है। ठीक है, इस प्रकार अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और आप लोग का हिंदी के उपसर्ग और आप लोग का संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से हमारे उपसर्ग कितने प्रकार का होता है? एग्जाम में लगाना 3 प्रकार का। ठीक, एक तत्सम, एक तद्भव और एक विदेशी। विदेशी के 2 भाग में बांटा गया है। याद रहेगी बातें इस प्रकार। तो आप देखते हैं आज उपसर्ग के पढ़ने के बाद आप लोग को एक भी उपसर्ग से कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला। ठीक है, तो उपसर्ग में देखेंगे सबसे पहले कौन से उपसर्ग देखेंगे? तत्सम अर्थात संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। किसके उपसर्ग देखेंगे? संस्कृत का। फिर हम लोग हिंदी के उपसर्ग, फिर हम लोग विदेशी के उपसर्ग, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी वाला। क्लियर है? तो मिटा देता हूँ। इसके बाद पहले देखते हैं हम लोग, एक साथ याद करते चलना भाई, बता रहा हूँ मैं, एक साथ याद करते चलना। ठीक है, तो अभी पढ़ने वाले हैं संख्या 21 से 22 बताया हूँ। तो संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 21 से 22। चलो देखो, हेडिंग डालना संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है,
संस्कृत का उपसर्ग है, जब इस शब्द लिख देगा कि यह संस्कृत का उपसर्ग है कि हिंदी का उपसर्ग है, इसमें कौन सा मूल शब्द लगा है या कौन सा उपसर्ग लगा है, पूछ देता है एग्जाम में। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले देखेंगे अपन, क्या देखेंगे? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग, उपसर्ग, ठीक। कितना बताया? संस्कृत उपसर्ग संख्या में 21 से 22, याद रहेगा? 21 से 22। चलो, याद करवा रहा हूँ, अभी के भी याद करना। क्लियर है? देखना। चलो, संस्कृत उपसर्ग छत्तीसगढ़ी में जब हमार लड़का है ए कना ओ कना चल देते, तो का कथन? जब बुलाना रही था आ, किसी को बुलाना था तो आ बोलते हैं ना, तो पहला याद रखना आ। ठीक है? क्या याद रखोगे? आ। ठीक है? आ। उसके बाद बड़ा को हम लोग मतलब ऊपर को अप बोलते हैं। ठीक है? उससे छोटा से नीचे को उप कहते हैं, फिर नीचे को नीचे कहते हैं, आ। उसके बाद इसके बाद देखना, इसके बाद रखना है औ। आ औ, दो शब्द याद हो गया। ये संस्कृत का उपसर्ग है ना, आ औ। फिर उप अप, फिर क्या रखना है? उप अप, 4 हुआ। ठीक है? याद रखना है आ औ उप अप, चारों याद हुआ कि नहीं? एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, आ औ उप अप। आ मतलब आम के आ, आम का छोटा भाई आ, फिर छोटा औ, फिर उप, फिर अप। ठीक है? आ औ उप अप, हो गया। ठीक है? अप देखो, पी भी ती धी, ये लोग भी हीरोइन है, सब हीरोइन, देख रहे हो? सब में छोटी के मात्रा। अब हीरोइन है तो बिना हीरो के तो काम चलने वाला है नहीं। ठीक है? इन सब का एक ही हीरो कॉमन, समझ रहे हो? एक ही हीरो, और वो है आ, अपी, अभी, अति, अधि। अपी, अभी, अति, अधि। अपी, अभी, अति को बहुत अधिक बोलते हैं, अति कर दे भाई, तय अधिक कर दे भाई, तो अति को भी अधिक बोलते हैं। समझ रहे हो ना? तो अपी, अभी, अति, अधि। आ औ उप अप, अपी, अभी, अति, अधि। बोलो तो, आ औ उप अप, अपी, अभी, अति, अधि। क्लियर है? ठीक। अब उसके बाद देखते हैं, एक लड़की का नाम याद रखना, अनु। अनु के बाद याद रखना सम, अनु सम सु, अनु सम सु। अनु मेरे दोस्त है, अनु मेरी दोस्त है। वह किसके समान है? सुंदर है। अनु बहुत सुंदर है। सम मतलब सुंदर, सम मतलब समान, सु मतलब सुंदर। अनु सुंदर के समान है। अनु सम सु। ठीक है? ये पाउडर लगाती तब तो सुंदर है। यह कौन सी पाउडर लगाएगी? निविया, सुनिए निविया, निविया के पाउडर आता है ना भाई, तो नी याद रखना और वी याद रखना। ठीक? अनु सम सु नी वी, अनु समसु नीवी, अनु समसु नीवी। याद रखना है आ औ उप अप अपी अभी अति अधि अनु सम सु नीवी। नीवी हो गया। ठीक है? अब 2 ठन नीनी याद रखना है और 2 ठन दो याद रखना है। 2 ठन नी याद रखना है और 2 ठन दो याद रखना है। जैसे देखो, मैं क्या बोला? 2 ठन नी याद रखना है और 2 ठन छत्तीसगढ़ी में दू बोलते हैं। ठीक है ना? 2 ठन दू याद रखना है और 2 ठन नी। नीनी मतलब लड़का नूनी। ठीक है? और देख लो भाई, डबल दू 22 याद रखना। तो नी नी दू दू, समझ आ रहा है? याद रखना। नी से याद रखना है नर, नीर। नीर के बाद याद रखना है इसमें स, निस, निर निस, दूर दुस, नीर निस दूर दुस, नीर निस दूर दुस। याद रखना है, याद रखना है। आप लोग को एक बार बोल के बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी में लिखना है, याद करते चलना। याद करना,
पहला आ, औ, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस। इस प्रकार आप लोग का हो गया 21 से 22, आप लोग का 22 हमारे संस्कृत के उपसर्ग। जब भी लगेगा समझ जाना यही लगेगा, शुरू में कोई भी शब्द दिया मतलब समझ जाना ये। अभी और है ना, अभी टोटल नहीं हुआ है, अभी कितनों को 4 4 8 4 12 16, अभी और 5 याद कराता हूँ। ठीक है, 16 17 हो गया। ठीक है, नीवी 17 17 और 4 और याद करना है। देखो 4 याद क्या करना है, एक है परी, यहाँ पर अनु एक मेरा दोस्त, एक परी मेरा दोस्त। ठीक, एक परी और एक अनु, अनु याद रखना, एक परी को भी याद रखना। परी, परी याद रहेगा, परी का हस्बैंड परा, परी का हस्बैंड परा। अब इन दोनों का हो जाएगा लड़का अर्थात बेटा बेटी जो भी हो जाएगा, तो इन दोनों से होने वाला प्रा, परी परा प्रा। अब लड़का जो प्रा होगा किसके प्रति होगा, माता पिता के प्रति होगा, तो प्रति। समझ रहे हो, परी परा प्रा प्रति याद रहेगा, परी परा प्रा प्रति, परी प्रा प्रा प्रति। एक बार और बोल रहा हूं मैं, आ, औ, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस, परि, परा, प्रा, प्रति। इस प्रकार हो गया आप लोग का 22 उपसर्ग, याद रहेगा संस्कृत के हमारे उपसर्ग। अब कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, लिख दिया रहेगा, यहाँ पर लिख देगा, देखो जैसे कि लिख देगा, क्या लिख देगा, आजन्म। क्या लिख देगा जी, आजन्म। आजन्म में कौन सा उपसर्ग है और किस भाषा का उपसर्ग है। तो आप लोग उपसर्ग तो आ सब निकाल देगा, लेकिन कौन से भाषा का है वो समझ नहीं पाता। तो आ हमारा देखो, आ हमारा ये शब्दांश है, शब्दांश के बाद जन्म हमारा क्या मूल शब्द है। ठीक है, यह आ हमारा क्या हो गया, शब्दांश हुआ, और इसमें का जो शब्द है जन्म मूल शब्द बना, और मूल शब्द के बाद जो नया शब्द क्या बन गया, नया शब्द क्या बना जी, आजन्म। ठीक है, नया शब्द आजन्म बन गया, जन्म हमारा मूल शब्द, आ हमारा शब्दांश बन गया ना। तो अब पूछेगा एग्जाम में इसमें कौन सा उपसर्ग, आ हमारा शब्दांश को मैं उपसर्ग बताया था ना, शब्दांश का उपसर्ग, तो आ हमारा क्या है, उपसर्ग है। कौन सा मूल शब्द है इसमें, तो जन्म हमारा मूल शब्द है। ठीक है, नया शब्द क्या बन गया, आजन्म, मतलब जन्म से गए। उसके बाद याद रखना, ठीक है, ये कौन से शब्द का उपसर्ग है, संस्कृत के उपसर्ग का। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ रहे हो। ये आप लोग का वो पूछ देगा, जैसे कि पर्यावरण, देखो ये लिखा है पर्यावरण, क्या लिखा है, पर्यावरण, पर्यावरण लिखा है, तो पर्यावरण को पहले तोड़ना है हमें, परिधन आवरण। अब बताओ ये परिधन आवरण में कौन सा आप लोग का पर्यावरण अर्थात पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, हाँ संस्कृत के उपसर्ग है, और वो भी कौन सा, परि। इसमें मूल शब्द क्या है, आवरण। समझ आ रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे वीडियो में। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। ठीक है, और फिर से मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियो में, प्यार बनाए रखेगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।